हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स बैंकिंग। कहीं देखिए चैप्टर नंबर 6 का एक लेक्चर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आइए सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल बैंक और उससे रिलेटेड फंक्शन। देखिए सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री। सेंट्रल बैंक यहाँ पर मेरा क्या होता है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है किसका, कंट्री का। डेट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट इज इस्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 1949। गाइस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था। रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। आइए फंक्शन देखते हैं इसके। फर्स्ट फंक्शन आता है गाइज बैंक इशूइंग नोट्स। यहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई क्या करता है, इशू करता है किसको, नोट्स को। देखिए द मैन फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इशूइंग नोट्स। यहाँ पर क्या करता है गाइज, इशू करता है। जो मेरा मैन फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो क्या है, नोट्स को इशू करना। सेंट्रल बैंक हैज एक्सक्लूसिव राइट फॉर इशूइंग नोट्स। गाइज एक्सक्लूसिव राइट होता है सेंट्रल बैंक के पास, किसी अदर बैंक के पास नोट को इशू करने का राइट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ऐसा बैंक है जिसके पास नोट को इशू करने का राइट्स होता है। यहाँ पर गाइज देखिए ऑल नोट्स कौन इशू करता है, यहाँ पर आरबीआई इशू करता है यानी सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट्स। यहाँ पर गाइज 1 रुपीज़ का जो नोट्स होता है वो मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। उस पर आप देखेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी के मेरे साइन भी अवेलेबल होते हैं। किस पे, 1 रुपीज़ के नोट्स पे। तो एमसीक्यू में काफ़ी टाइम्स पूछता है, ध्यान रखिएगा कि 1 रुपीज़ के नोट को कौन इशू करता है। तो गाइज देखिए 1 रुपीज़ के नोट्स को यहाँ पर कौन इशू करता है, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी जितने भी नोट्स हैं उनको कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। आइए गाइज देखिए द नोट्स इशू बाय द सेंट्रल बैंक आर लीगल टेंडर। का जो भी यहाँ पर नोट्स इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा वो सब क्या है, यहाँ पर लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मीन्स क्या होता है गाइस, जिसको हम जनरली एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसकी वैल्यू आपके लिए भी वही है, अदर पर्सन के लिए भी वैल्यू उसकी वही होगी। बैंकर टू द गवर्नमेंट का ही देखिए सेकंड यहाँ पर फंक्शन जो आता है मेरा सेंट्रल बैंक का वो क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो मेरी गवर्नमेंट है उसके बैंक अकाउंट जितने भी ओपन होते हैं वो आरबीआई में होते हैं। तो गाइस इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बैंकर टू द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज द बैंकर एजेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। गाइस देखिए यहाँ पर एक बैंकर के एज ए बैंकर भी वर्क करता है गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पर एज ए एजेंट भी वर्क करता है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी वर्क करता है गवर्नमेंट के लिए। कौन, सेंट्रल बैंक। गाइस मेरी गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कराता है। इट मैनेज ऑल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गाइस गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको मैनेज करता है। यहाँ पर जितना भी फंड्स है उसको कौन मैनेज करता है, आरबीआई मैनेज करता है यानी सेंट्रल बैंक। इट बाय एंड सेल्स द सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी सिक्योरिटी को परचेज करनी है, हमें सेल्स करनी है तो वो भी कौन करता है गाइस, यहाँ पर सेंट्रल बैंक करता है। इट फ्रेम द पॉलिसी टू रेगुलेट्स द मनी मार्केट। गाइस मनी मार्केट को रेगुलेट्स करने के लिए कोई भी हमें पॉलिसी को फॉर्म करनी है तो वो भी कौन करता है, आरबीआई करता है। क्योंकि मनी मार्केट को गाइस रेगुलेट एंड कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के। तो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी यहाँ पर कौन फॉर्म करेगा, आरबीआई फॉर्म करता है। मनी मार्केट क्या होती है गाइस, जो मेरी शॉर्ट टर्म क्रेडिट में डील करती है, मैं कह सकता हूँ अप टू 1 ईयर। आइए थर्ड देखें, यहाँ पर थर्ड जो मेरा फंक्शन आता है बैंकर बैंक्स। कहीं देखिए यहाँ पर जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो बैंकर्स का बैंक होता है यानी कॉमर्शियल बैंक के लिए यहाँ पर एज ए फादर वर्क करता है। देखिए सेंट्रल बैंक इज द सुपरवाइजर ऑल कॉमर्शियल बैंक। ऑल कॉमर्शियल बैंक का सुपरवाइजर होता है यहाँ पर। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड ऑफर टर्म लोन। गाइस जितने भी डिपॉजिट उनके पास अवेलेबल होती है उसको एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। कौन, सेंट्रल बैंक। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट। गाइस देखिए जिस रेट पे यहाँ पर सेंट्रल बैंक मेरा कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है हम उसको क्या कहते हैं, बैंक रेट। देखिए सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल बैंक। का यहाँ पर क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा चेक को क्लियर करने के लिए कुछ प्रोसेस से फॉलो करना होता है, उसको कोई भी डिफिकल्टी आती है या कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कॉमर्शियल बैंक को, तो यहाँ पर आरबीआई जो है उसको क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। फोर्थ देखिए यहाँ पर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल करने में भी मेरी हेल्प करता है। किसके थ्रू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। यहाँ पर जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है या क्रेडिट्स करता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को। अभी आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट होता है। आइए सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट एंड क्रिएट्स क्रेडिट इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। गाइस देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है यहाँ पर, महंगाई, और डिफ्लेशन क्या होती है, मेरी मंदी। तो इस केस में क्या करता है गाइस, यहाँ पर जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है और क्रिएट्स करता है। गाइस देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो मेरा क्रेडिट है उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या करता है, यहाँ पर क्रिएट्स करता है किसको, क्रेडिट को।
देखिए, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट, CRR SLR। CRR क्या होता है यहाँ पर मेरा कैश रिजर्व रेशियो, SLR होता है स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन सबको क्या करता है सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है। एंड इन द केस ऑफ डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक डिक्रीज द बैंक रेट, SLR एंड CRR। इन सबको क्या करता है डिक्रीज कर देता है, क्योंकि गाइस देखिए डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, यहाँ पर मंदी है हमारी मार्केट में, देखने के लिए मंदी अवेलेबल है, तो उस केस में क्या होगा सेंट्रल बैंक यहाँ पर बैंक रेट को, SLR को, CRR को क्या करेगा डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज करेगा तो मेरी मार्केट में जो है फंड्स अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस देखिए जनरल पब्लिक के पास जब फंड अवेलेबल होगा तो वो मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करेगी, और जब वो डिमांड करेगी तो यहाँ पर परचेजिंग पावर जो होगी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मेरा क्रेडिट यहाँ पर चीपर होगा एज वेल एज यहाँ पर जो मेरी परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। आइए गाइस देखिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक क्या है, एज ए फादर वर्क करता है। देखिए, इट मीन्स इफ़ द कॉमर्शियल बैंक फेल टू गेट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनीवेयर इट अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज ए लास्ट रिसोर्ट। गाइस देखिए, जो मेरे पास कॉमर्शियल बैंक है उनको यहाँ पर लोन की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं अदर इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर अप्रोच करते हैं, किसके लिए, फ़ंड को लेने के लिए। लेकिन गाइस जब उनको कोई भी फंड्स प्रोवाइड नहीं कराता यहाँ पर अदर इंस्टीट्यूशन, तो उस टाइम पे क्या होता है गाइस, जो मेरे कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं लास्ट में, क्योंकि उन्हें पता है जब कोई हेल्प नहीं करेगा तो फादर को तो हेल्प करनी है अपने बेटे की। तो इसलिए यहाँ पर एक फादर और सन के रिलेशन को फॉलो करते हैं कौन, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। देखिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। गाइस देखिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यहाँ पर मीन क्या है कि कोई भी मुझे फॉरेन सिक्योरिटी को सेल्स करना है या परचेज करना है तो यहाँ पर कौन करता है, मेरा कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक यहाँ पर एक मैन रोल प्ले करता है। देखते हैं, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट कैन सेल्स एंड परचेज द फॉरेन शेयर एंड अदर सिक्योरिटी। गाइस देखिए, यहाँ पर क्या करता है, सेल करता है और परचेज करता है किसको, फॉरेन सिक्योरिटी को या फॉरेन शेयर्स को। इट आल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। गाइस देखिए, यहाँ पर जो मैनेज फ्लोटिंग होती है, मैनेज करता है किसको, फ्लोटिंग को, स्टेबिलिटी टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए, टू स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट्स में क्या होता है गाइस, काफ़ी एक्सचेंज रेट काफ़ी टाइम्स काफ़ी हाई होता है और काफ़ी टाइम्स काफ़ी लो हो जाता है, तो उस केस में गाइस उसको मैनेज करता है, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है ताकि कोई भी ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। क्योंकि गाइस देखिए क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं $1 का रेट इज इक्वल टू 70 रुपीज़ हमें पे करने पड़ रहे हैं $1 के लिए, तो गाइस इसमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है कि ये एकदम से अचानक से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा और ना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा। ये चीज़ इसे ही हम क्या बोलते हैं गाइस, मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। तो कस्टोडियन ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। गाइस देखिए, हमने यहाँ पर 6 फंक्शन को जो है डिस्कस किया है मेनली। सबसे पहला हमने देखा RBI के पास पावर क्या है कि यहाँ पर नोट को इशू करने की पावर होती है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। थर्ड हमने देखा बैंकर्स बैंक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है किसका यूज करके, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके क्रेडिट को कंट्रोल करता है। गाइस देखिए, गवर्नमेंट भी यहाँ पर कंट्रोल करती है किसको, क्रेडिट को, लेकिन वो अपनी फिजिकल पॉलिसी का यूज करती है। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो गाइस ये हमने 6 पॉइंट देखे, आपको 6 के 6 फंक्शन जो है क्लियर होने चाहिए और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। काफ़ी टाइम्स एग्जाम में पूछ लेता है, 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी पूछता है, तो आपको पता होनी चाहिए गाइस।